हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि सभी की जो प्रिपरेशन है जेईई एडवांस को लेकर के बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी ने एक रैंकर प्रैक्टिस सीरीज जेईई एडवांस रैंकर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 100 वीडियोज प्रोवाइड की जा रही हैं मैथ्स की। ठीक है, तो नाउ इस सीरीज को अगर आप अच्छे से पूरा सॉल्व करते हो तो आई एम श्योर कि आपका जो जेईई एडवांस है, जो भी आप रैंक लेके आने वाले हो, उसमें आपको बूस्ट मिलने वाला है। मतलब काफी अच्छी और रैंक को आप सिक्योर कर सकते हो। मैथ्स वाले पोर्शन में आप काफी अच्छा और कर पाओगे। नाउ तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं कि डिटरमिन नंबर 5 में क्या पैटर्न रहा है हमारे पास में। सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स की बात करें तो 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से। देन उसके बाद में हमारे पास में 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स आ गया। उसके बाद एक पैराग्राफ है। देन हमारे पास 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। बाद में क्या आंसर की दे रखा है। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम को आई थिंक आप सभी बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। नाउ तब स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में हमें ये दे रखा है इन ए ट्राइंगल। ठीक है, एक रिलेशन ऐसा कुछ गिवन है हमारे पास में, दैट इक्वल्स टू कितना एन आर के इक्वल है, वेयर आर इज द सर्कम रेडियस। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस दे रखा है। एन इज इक्वल टू, तो एन किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये पूछा गया है। तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान था, बहुत ही आसान प्रॉब्लम दिया हुआ आपको। इसका कारण है जो इसके बाद में जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी हटके हैं। ठीक है, नाउ तो सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, ऊपर वाले पार्ट को अगर समझे तो क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ ए साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू। मतलब 3 टर्म्स हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, ए साइन ऑफ ए बाई टू, कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू, प्लस साइन, फिर b इंटू साइन ऑफ b बाई टू हमारे पास यहाँ लिखा हुआ इंटू में कॉस ऑफ c माइनस a बाई टू, प्लस c इंटू कितना आ जाएगा साइन ऑफ c बाई टू इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई टू। यार अपॉन में कितना लिखा हुआ है, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, यही लिखा हुआ है। हमें पता लगाना है किसके बराबर होगा। तो बहुत आसान सी बात है ये प्रॉब्लम। तो पहले एक काम करते हैं, सभी टर्म सिमेट्रिक है तो हम इसी टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ। ए तो मैंने यहाँ रहने दिया, साइन ऑफ ए बाई टू कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू, चलो लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ए। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ए बाई टू को आई कैन राइट कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ कितना लिखा हुआ, कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई टू यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी का, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से कितना बनेगा, a बाई टू, 2 कॉस ए कॉस बी, तो कितना आएगा कॉस ऑफ a प्लस बी, तो c बाई टू कैंसिल हो जाएगा, b बाई टू प्लस b बाई टू b आ जाएगा। फिर प्लस कॉस ऑफ 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी आता है एक बार एंगल, और एक बार एंगल कितना है a माइनस बी आएगा। तो कॉस ऑफ a माइनस बी जब करेंगे तो b बाई टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c आ जाएगा ना, c बाई टू प्लस c बाई टू c आ गया। मतलब फाइनली ये आ गया a बाई टू इंटू कॉस बी प्लस कॉस c आया। अच्छा, अब देखो इस वाले पार्ट को मैं यही लिख रहा हूँ, तो ये वाला टर्म जो है a बाई टू, तो बाई टू तो चलो अपना बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये फाइनली कितना है, कॉस b प्लस का कॉस c आया। ऐसे ही मैं इस वाले पार्ट को लिखूंगा, इस तरह से ये पार्ट आ जाएगा, b वाला पार्ट, इसको हम क्या लिखेंगे, b इंटू कॉस c प्लस कॉस a। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा c इंटू कॉस c प्लस कॉस a। अपॉन में 2 आ रहा होगा, उसको हमने अलग लिख दिया है ना। ठीक है, ना तो समझो बात को। अब आगे क्या करना चाहिए कि हम यहां से सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं, तो 1/2 तो यहाँ लिखा है। अब a को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, चलो मैं अभी यहां लिख लेता हूं, a टाइम्स ऑफ कॉस b कॉस c प्लस b टाइम्स ऑफ कॉस c प्लस कॉस a प्लस c इंटू यहाँ आ गया कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस का साइन बी और प्लस का साइन सी, ये लिखा हुआ है। अब देखो, अब यहां से देखो, अब आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये सोचना बहुत जरूरी था। साइन रूल लगाएं, कोसाइन रूल लगाएं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और जेईई एडवांस को लेकर के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो साइन रूल कोसाइन रूल, या फिर एक तरीका सोचो ना, देखो यहाँ तो a cos b लिखा हुआ है, b cos c है क्या, सॉरी b cos a, b cos a की बात करें तो ये आ गया, तो a cos b cos a, ये तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला से आप क्या लिख सकते हो, c लिख सकते हो इसको तो कंबाइन करके। ऐसे ही सिमिलरली a cos c
सी कॉस ए, तो इसको मैं बी लिख दूंगा। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाला पार्ट तो लिखा क्या है भाई, ऊपर वाले पार्ट को आप सिंप्लीफाई करके ये तो अल्टीमेटली ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। अरे गजब, है ना, ये तो बहुत आसान हो गया। अच्छा, अब इसको अगर मैं क्या लिखूंगा, साइन ए को, तो एक काम करते हैं, हमें पता है ए अपॉन साइन ए प्लस बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, बराबर में कितना आता है, 2r आता है। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए अपॉन 2r, तो मैं ए अपॉन 2r पुट करते हैं क्योंकि आंसर में मुझे r में ही चाहिए, तो b अपॉन 2r और c अपॉन में 2r आ जाएगा। ऐसे कुछ आया, बहुत आसान था ना, ये तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2r आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया, बराबर r आया। मतलब सर्कम रेडियस r के इक्वल आ रहा है, n इंटू r के हिसाब से r का n का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारे पास, ए सही दे रखा है ना, फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हुआ। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था ये। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार आप देखो, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, सीरीज का प्रॉब्लम है ना, T1 T2 T100 आर द डिस्टिंक्ट टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब ये सभी T1 T2 T3 जो दे रखे हैं हमारे पास, किस में दे रखे हैं, T1 T2 T3 डॉट 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 T100, ये सब किसमें, इन HP, ये HP में दे रखा है। ठीक है, और T6 T10 और T18 आर इन AP, उसके बाद रखा है TP T12 और TQ आर इन GP, ये GP में है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q एज, ठीक है, ये पूछा हुआ, P का वैल्यू 12 से छोटा और Q का वैल्यू 12 से बड़ा है। ठीक है, एक बात तो समझ में आती है कि PH QH टर्म है, तो P और Q तो इंटीजर ही आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, नेचुरल नंबर्स रहेंगे, और साथ में और कंडीशन ये भी दे रखा है ना। तो चलो बात समझते हैं। अच्छा, पहले तो देखो आप इस बात को समझो कि HP में है, तो आप एक HP ऐसे अज्यूम कर लो, HP क्या ले सकता हूँ मैं, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए प्लस डी, 1 अपॉन ए प्लस 2d, ये आ गया HP हमारे पास। T100 आपको लिखना होगा तो 1 अपॉन ए प्लस 99d, ये HP है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला का T6 T10 और T18 आर इन AP, ये AP में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन ए प्लस 5d, 1 अपॉन ए प्लस 9d, 1 अपॉन ए प्लस 17d, ये कैसा आ रहा है, AP में आ रहा है, पहली बात तो। ठीक है, जो AP में आ रहा है, पहले यहीं से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आप पहले ये बताइए। अब देखो, इसको जब आपको सिंप्लीफाई करना है तो देखो, कभी भी आप 2b बराबर a प्लस सी यहां मत लगाइए, कारण क्या है कि अपॉन में टर्म्स है, तो डिफरेंस मेथड यूज करो। क्या बोला मैंने, डिफरेंस मेथड, उससे क्या होता है, कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। आसान बोले या बहुत आसान हो जाती है। तो मैंने क्या किया, 2b बराबर a प्लस सी लगाने के बजाय कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाया, a प्लस 9d माइनस ऑफ 1 अपॉन a प्लस 5d बराबर हम क्या लिखेंगे, a प्लस 17d माइनस ऑफ a प्लस 9d, ये लिखा हमने। a प्लस 5d यहाँ से गया, a माइनस 9d यहाँ से आया, तो a तो a कैंसिल हो जाएगा, 5d माइनस 9d कराएंगे तो माइनस का 4d ऊपर आया, नीचे कितना आ गया, a प्लस का 9d आया और a प्लस 5d अपॉन में आ गया। नाउ उसके बाद में 9d माइनस का 17d किया, एक ही कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 7 माइनस का 8d आया, अपॉन में क्या टर्म आया, a प्लस 17d आया, वाह, और a प्लस 9d आया, ये है ना, a प्लस 9d तो कैंसिल हो रहा है, d भी कैंसिल हुआ, माइनस b कैंसिल हुआ, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ। ठीक है, अब समझो बात को, क्या क्या बचा, इधर से तो बचा a प्लस 17d, इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कराया तो 2a प्लस का 10d यहाँ पर आया। ठीक है, नाउ तो बात क्या रही, इस a को तो इधर लेके गए और इसको इधर लेके गए, मतलब फाइनली a बराबर कितना है, 7d आया। मतलब जो रिलेशन आपको दे रखा था वहां से हमें ये वाली जानकारी मिली, a बराबर 7d। ठीक है, साथ में हमें क्या दे रखा है, TP T12 और TQ, मतलब TP
T12 और TQ आर इन जीपी, ये जीपी में दे रखा है। अच्छा टीपी अगर मैं लिखूं तो कितना लिखेंगे A प्लस, ठीक है, P-1 इंटू डी, ये है। इसको अगर मैं लिखूंगा तो A प्लस 11D, और यहां से अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा A प्लस Q-1 इंटू डी, ये छोटा Q है ना। A का वैल्यू कितना आ रहा है 7D आ रहा है, तो पुट कर देते हैं। 7D यहाँ पुट किया, 7D हमने यहाँ पुट किया और 7D यहाँ पुट किया, 1 अपॉन, तो देखो ये कितना होना PD, और 7D माइनस का D कितना आ जाएगा प्लस का 6D आ जाएगा, तो 6D तो कॉमन आ गया, तो P प्लस 6 इंटू डी आया, ठीक है। 7D है ना, तो ये तो जाएगा 18D, ठीक है। यहां से बनेगा 7D माइनस का QD करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, Q यहां से बना और प्लस का 6D, ऐसे कुछ है, P प्लस 6D ऐसे कुछ है ना। अब देखो ये सब जीपी में है, अब जीपी में है तो D से आप मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल ले दो, तब भी जीपी में ही रहेगा। मतलब P प्लस 6 18 और Q प्लस 6 की बात करूं तो इन जीपी, ये जीपी में होगा, ठीक है। तो यहां से अब मेरे पास में क्या रिजल्ट बन के आता है कि यहां से आएगा 18 स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बराबर P प्लस 6 इंटू Q प्लस 6, ठीक है। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 18 स्क्वायर के बराबर आ रहा है, और साथ में आपको पता है कि P और Q पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, है ना, ये बात भी मुझे समझ में आती है। अच्छा 18 स्क्वायर, तो अब मुझे क्या चाहिए, सवाल में क्या पूछा है हमसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q पूछा हुआ, तो Q का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये मुझे निकालना है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 18 स्क्वायर आना चाहिए। 18 को अच्छा मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 स्क्वायर, तो यहाँ से बना 36 है ना, और 9 है ना, तो मैंने लिख दिया इसको 9 इंटू 36, ऐसे कुछ लिखा। P प्लस 6 यहाँ से लिखा और Q प्लस 6 मैंने यहाँ लिखा, और इसके पीछे लिखने पीछे थोड़ा सा मैंने लॉजिक भी लगाया था। कैसे, P की बात करें तो भाई ये वाला जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा, ये बात सही है, ये वाला टर्म भी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ही होगा। अब देखो 36 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कुछ एक फैक्टर मान लो 3 का फैक्टर आपने यहाँ दे दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट आने पर ये टर्म आनी चाहिए। तो मतलब 3, अगर मैं ऐसे 3 इसको दे दूं, है ना, 108 यहाँ हो गया, 3 आ गया, तो P प्लस 6 कभी 3 के बराबर तो हो नहीं सकता, ठीक है। मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मतलब ये मिनिमम रखना है, तो मतलब मैं P प्लस 6 का वैल्यू 9 ले लूं। समझ रहे हो बात को आप, समझ रहे हो ना, ये वाला डायलॉग बहुत अच्छे चलता है ना। और Q प्लस 6 का वैल्यू 36 ले लिया जाए, ठीक है, तभी क्या होगा Q मैक्सिमम आ सकता है, अदरवाइज फिर Q मैक्सिमम नहीं आएगा। मान लो यहाँ से अब 3 का एक टर्म यहाँ दे दिया, तो कुछ मिड का टर्म आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला टर्म P प्लस 6 का मिनिमम वैल्यू, P प्लस 6 का मिनिमम कितना आ सकता है 9 आ सकता है, और Q प्लस 6 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है 36 आ सकता है। बाकी तो मिड पॉइंट मतलब मीडिएटर पॉइंट सारे हुए। तो यहां से मैं P की अगर बात करूं तो P का वैल्यू तो 3 आ जाएगा, और Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। समझ गए बच्चों, ये बात बड़ी गजब की थी इस सवाल में, मतलब यहां तक पहुंचना भी गजब की बात थी, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम आपको बढ़िया लगा है ना, एकदम से प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, कितने लोगों ने इसे सॉल्व किया, काश आप लोग सामने होते तो मैं पूछता भी आप लोगों से कि कितने बच्चों ने इसको सॉल्व किया, पर आप लोग तो सामने हो ही नहीं, सिर्फ वीडियो देख रहे हो। अच्छा समझना बात को, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत मेहनत लगी थी ना। मेहनत क्या मतलब, सॉल्व करने में इसको बहुत मेहनत लगेगी, है ना, है तो आसान और समझदार भी, है ना। एक फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी से r में ऐसा डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई दिस ऐसे कुछ लिखा हुआ है, f'1 का वैल्यू e दे रखा है, देन आपसे ये सब पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन है ना। क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन है, ऑप्शंस अपने आप में क्वेश्चन है, गजब। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन है, ऑप्शंस अपने आप में क्वेश्चन है। 2019 का पेपर आप देखो भैया, सबसे बढ़िया पेपर आया था, बढ़िया तो क्या क्या कहेंगे, लेंथी पेपर था,
मतलब उसमें क्या क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन था, ऑप्शंस अपने आप में क्वेश्चंस थे, जैसे इसमें है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई, एक फंक्शनल इक्वेशन आपको दे रखा है, ई पावर ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और यहां दे रखा है ई पावर वाई एफ एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ऐसा कुछ दे रखा है। अब आप सबको समझो कि फंक्शनल इक्वेशन को जनरली हम सॉल्व जब करते हैं तो क्या क्या लॉजिक होते हैं कि x का वैल्यू, कई बार तो क्या है कि हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू x या फिर 1 अपॉन x, ऐसे सॉरी ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। या फिर एक और तरीका क्या होता है, हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प लेते हैं। या फिर तीसरा तरीका होता है, तीन मेथड जनरली यूज में आते हैं ना। तीसरा मेथड क्या होता है, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये होता है। या चौथा तरीका क्या हो सकता है, मैनिपुलेशंस। नाउ अब देखो कौन सा तरीका लगेगा ये किसी को नहीं पता, ये प्रॉब्लम को देख करके और सॉल्व करने के बाद ही समझ में आता है। अब जैसे इस वाली प्रॉब्लम की बात करूं तो ये प्रॉब्लम बड़ी आसान थी, बस कुछ कुछ बातों का बड़ा ध्यान रखना था हमें। ई पावर ऑफ एक्स वाई, देखो यहाँ ई पावर माइनस एक्स वाई, यहाँ कुछ टर्म सिमेट्रिक सिमेट्रिक लिखी हुई है, इसको मैंने इधर लेके आया, ई पावर ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई। ई पावर वाई यहाँ से लिखा है, एफ एक्स यहाँ से आया, प्लस में ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, कुछ सिमेट्रिक दिख रहा है तो एक्स पावर वाई को तो इधर डिवाइड करते हैं ना, तो एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन में कितना है, ई पावर ऑफ एक्स वाई, इसको इधर डिवाइड किया हमने, एफ एक्स अपॉन ई पावर एक्स, और एफ ऑफ वाई अपॉन में कितना आ जाएगा, ई पावर वाई, इसको अंदर ले गए तो या डिवाइड करके ये आ गया। ठीक है, अब समझो बात को, मान लो अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए जी एक्स मान लूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ वाई, और ये क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स वाई। अरे गजब, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स वाई, जी ऑफ वाई वगैरह जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या करेंगे, ऐसा फंक्शंस कब आता है, तो लॉग में आता है। मतलब ये कितना लिखा हुआ, के टाइम्स ऑफ एल एन एक्स लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा, चेक करके देख लो। जी ऑफ एक्स वाई मैंने यहाँ से निकाला, तो जी एक्स क्या हो सकता है, के एल एन एक्स, तो एल एन ऑफ एक्स वाई हमने यहाँ से लिखा, के यहाँ से आया एल एन एक्स प्लस का एल एन वाई हमने यहाँ से लिखा, तो के एल एन एक्स आया प्लस का के एल एन वाई, ऐसे हमने लिखा। के एल एन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एक्स लिख सकते हैं यहाँ से, जी ऑफ वाई, तो ठीक है आ रहा है हमारे पास, तो जी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, के एल एन एक्स आ गया, ठीक है। नाउ जी एक्स इक्वल टू है क्या, एफ एक्स अपॉन ई पावर एक्स, ये है। मतलब कि एफ एक्स बराबर कितना आया, के इंटू ई पावर एक्स इंटू एल एन एक्स आया, ये आया, ई पावर एक्स इंटू एल एन एक्स के इंटू, है ना, दिस इज एफ एक्स, ये एफ एक्स आया। नाउ अब बात को समझते हैं आगे सवाल को, ना क्या करना चाहिए, सॉल्व करते हैं आगे। सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास एफ एक्स तो निकल के आया, एफ एक्स ये आ गया, के इंटू ई पावर एक्स एल एन एक्स। के निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू रखा एफ डैश वन, तो एक काम करते हैं, इसका एफ डैश निकालते हैं। तो के को तो बाहर रखा आपने, ई पावर एक्स, एल एन एक्स का कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एल एन एक्स को बाहर निकाला, ई पावर एक्स का ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर आपने वन पुट किया, तो एफ डैश वन, तो के यहाँ रखा हमने, ई यहाँ से आ जाएगा, एल एन वन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एफ डैश वन का वैल्यू ई आ रहा है, तो के इंटू ई से ही कैंसिल होगा, के का वैल्यू वन आ गया। मतलब एफ एक्स बराबर ई एक्स इंटू एल एन एक्स, ये आ रहा है। वाह, तो यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब समझते हैं हम आगे के सवाल। तो पहला सवाल तो हम ये समझते हैं, इसको अब हटा देते हैं, और यहां पर मैं इसको नोट करके लिख लेता हूं, यहां थोड़ा रफ कर लेते हैं। सिस्टम हैंग हो गया, धीरे धीरे चल रहा है।
एफ एक्स बराबर आ रहा है ई पावर एक्स एल एन एक्स। ठीक है, जगह बनाते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब समझते हैं, पहला ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए, क्या दे रखा है हमारे पास, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ई, ठीक, एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, ई पावर एक्स एल एन एक्स माइनस ऑफ ई पावर एक्स अपॉन में कितना है, एक्स माइनस ऑफ ई आया। ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स ई को अप्रोच कर रहा है ना, ई एक्स एल एन एक्स माइनस वन अपॉन में कितना आ गया, एक्स माइनस ऑफ ई आया। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आई। अब एक काम करें, x जब e को अप्रोच कर रहा है ना, तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ऊपर वाला पार्ट 0 को अप्रोच कर रहा है, ये वाला पार्ट भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0/0 फॉर्म है ना, ऐसे बन रहा है। और ये हमारे पास में, तो इसका लिमिट तो आ ही जाएगा डायरेक्ट, e पावर ही, इससे कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इससे हमें दिक्कत नहीं है ना, तो बेटा इसको तो क्या है कि अब इसकी लिमिट को ऐसे अलग निकाल के रख देता हूँ मैं, और यहां लगा देता हूँ मैं एल हॉस्पिटल रूल। एक सेकेंड, हाँ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। x टेंस टू ई, यहाँ पे लिखा ई पावर x। ठीक है, अब मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, लिमिट ऑफ x टेंस टू ई एल एन एक्स माइनस वन अपॉन में x माइनस ई, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो एग्जाम के अंदर ना कई बार अगर 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, तो आप क्या करा करो ना, डायरेक्टली इसमें एल हॉस्पिटल वगैरह सोच लिया करो एग्जाम के अंदर। बट क्लास में क्या, एल हॉस्पिटल लास्ट में सोचा करो, लास्ट प्रायोरिटी में। क्लास में सीख रहे होते हैं, एग्जाम में तो अप्लाई करना है। चलो ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, एल एन एक्स से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स, यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया, एक्स का वैल्यू जब ई पुट करेंगे तो 1 अपॉन ई, लिमिट एग्जिस्ट कर गया, यहाँ से ई आ गया, तो ई पावर ई और 1 अपॉन ई आया, मतलब ई पावर ई माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, सही है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बात समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन, रफ हो जाओ, कलर थोड़ा सा ये लेते हैं। नंबर ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स बराबर एक्स इंटू ई एक्स। एफ एक्स हमारे पास में है क्या, ई पावर एक्स एल एन एक्स, ई एक्स तो ई एक्स कट जाएगा, ई एक्स तो कभी 0 होगा ही नहीं है ना, तो एल एन एक्स बराबर कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। इसके नंबर ऑफ रूट हमें लिखने हैं, तो क्या रहेगा, कोई एल एन एक्स का तो ये ग्राफ, वाई बराबर एक्स का ग्राफ तो ये आएगा, एल एन एक्स का कुछ ऐसा आएगा, इसके नंबर ऑफ रूट से कितना आ जाएगा, 0 आएंगे, मतलब इसका तो कोई रूट ही नहीं आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रूट इन दिस इक्वेशन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, गलत, गलत, एकदम बिल्कुल गलत। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या बोलना चाह रहा है कि 1 से लेकर के अगर ई तक में ई पावर एक्स इंटू एल एन एक्स को इंटीग्रेट करूं dx, तो इसका वैल्यू इससे छोटा आएगा। अच्छा, मतलब इंटीग्रेशन मतलब डायरेक्ट, मतलब कंप्लीटली इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, आपको लेस देन में कुछ आंसर चाहिए, कैसे छोटा आएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब एस्टिमेट करना है, आपको पता है ना एल एन एक्स किससे छोटा आ रहा है, वाई बराबर एक्स से छोटा आएगा, तो मैं इतना बोल सकता हूं कि दैट इज लेस देन 1/e, लिमिट इतना आ गया, e पावर x, एल एन एक्स का वैल्यू कितना लिख देता है, x dx, इसका जो इंटीग्रेशन है वो इसके इंटीग्रेशन से छोटा ही आएगा। ठीक है, x इंटू ई पावर एक्स को तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ e की लाइन में, कैसे, x को बाहर निकाला, e पावर x का इंटीग्रेशन लिखा, e पावर x माइनस साइन, जिसको बाहर निकाला उसका डिफरेंशिएशन, और जो टर्म यहाँ है इसका इंटीग्रेशन, ये आ गया, मतलब फाइनली ये बराबर में चल रहा है ना। अब ये कितना आ जाएगा, 0 to 1। अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट जब पुट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, e पावर x मतलब -1, ऐसे लिख देता हूँ, चलो e पावर x तो यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 1 ये आ रहा है ना, 0 to 1 थोड़ी है लिमिट, 1 से e है। ठीक है, अपर लिमिट पुट किया हमने, अपर लिमिट जब पुट कराएंगे तो कितना, e पावर e इंटू ई माइनस 1 आया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फाइनली 0 आया, मतलब इसका जो वैल्यू ये आया इस इंटीग्रेशन का, तो मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये वो क्या होगा, इससे छोटा होगा। ठीक है, तो क्या दिया है, वाह, सही दिया है ना, इसका जो लिमिट आ रहा है वो उससे छोटा आएगा, सही बात है, क्लियर है ना, यहां तक की बात तो हमें समझ में आई। अभी भी देखो जंग बाकी है, आगे पूछा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to इंफिनिटी, वाह, इसका पूछना खत्म नहीं हो रहा ना। चलो अब इसको हटाते, 3 ऑप्शंस तो अपने हो गए ना।
यहाँ तक तो टिक कर लेते हैं, जो कर लिया है उसको टिक करना बहुत जरूरी है, इनको बाय बाय कहते हैं ना। अब एफ एक्स तो हमें पता ही है, ये है, क्या है एफ एक्स, ई पावर एक्स एल एन एक्स, और x कैसा है, जीरो से बड़ा, क्योंकि डोमेन की बात कर रहे हैं ना, जीरो टू इन्फिनिटी की बात चल रही है। नाउ मैंने क्या किया, यहाँ से एफ डैश एक्स निकाला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पता करना है, ई पावर एक्स, तो यहाँ लिखा एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स, ठीक है। एल एन एक्स को बाहर निकाला, ई पावर एक्स का कितना आएगा, ई पावर एक्स आ गया, ठीक है। बता ऐसे टर्म, मतलब यहाँ से ई पावर एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं, ई पावर एक्स वन प्लस एक्स एल एन एक्स अपॉन में एक्स आया, ठीक है। अब बात इतनी सी समझ में आई मुझे, ई पावर एक्स अपॉन में एक्स और वन प्लस एक्स एल एन एक्स। एफ डैश एक्स के बारे में बात करें जीरो टू इन्फिनिटी में, तो भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सारा खेल इस पे चल रहा है कि भाई ये टर्म कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब काम करते हैं, इसके बारे में पता लगाते हैं। तो लेट मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए इसे जी एक्स मान लिया, इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं, एक्स एल एन एक्स, तो यहां से मैंने जी डैश एक्स लिखा, कितना आ जाएगा जी डैश एक्स, वन का तो जीरो आ गया डिफरेंशिएशन, एक्स को बाहर निकाला, एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स आया, प्लस साइन, एल एन एक्स को बाहर निकाला, एक्स का वन आया, और यहां से कितना आ जाएगा, वन प्लस एल एन एक्स आया, ये है ना जी डैश एक्स, ठीक है। तो जी डैश एक्स को अगर मैं जीरो पुट करूं तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, वन अपॉन ई आई, एल एन एक्स बराबर माइनस वन, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वन पावर ई पावर माइनस वन, तो मतलब वन एक्स बराबर आया वन बाई ई आया, मतलब ई पावर माइनस वन, ठीक है। अब देखो e का वैल्यू मैं माइनस वन से अगर छोटा लूँ, ई पावर माइनस टू लूँ, माइनस थ्री लूँ, तो इधर तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इधर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब जी डैश एक्स यहाँ तो डिक्रीज कर रहा है और यहाँ फिर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जीरो से बढ़ा आ रहा है। तो बात क्या रही, अच्छा वन अपॉन ई पर वैल्यू कितनी आ रही है जी एक्स का, है ना, तो जी ऑफ वन अपॉन ई पर हमने वैल्यू निकालते हैं, तो वन तो हमने यहाँ लिखा, प्लस साइन वन अपॉन ई यहाँ लिखा, वन अपॉन ई यहाँ पुट कराएंगे तो ई पावर माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन आ जाएगा, तो वन माइनस वन अपॉन ई आया, मतलब वैल्यू पॉजिटिव आई, तो वैल्यू पॉजिटिव आई, तो बात क्या रहा, अगर मतलब जी एक्स का मुझे ग्राफ रखना है, जीरो के बाद ही जाना है, वन अपॉन ई पर मिनिमम बनना है, ठीक है, यहाँ जीरो के बाद ही जाना है ना। एक्स जब जीरो को अप्रोच कर रहा हो, एक्स एल एन एक्स का जो लिमिट आता है वो जीरो आता है, मतलब जीरो पे क्या है, यहाँ वन से स्टार्ट हो रहा होगा ना, ये बात ध्यान रखना, यहाँ से डिक्रीज करेगा वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, फिर कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ, ओके, ये ऐसा ग्राफ जाएगा, तो मतलब वन अपॉन ई पर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया है, मतलब ये वाला जो ग्राफ आया है ये हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब ये वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई, ये वैल्यू पॉजिटिव 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 आया, तो एफ डैश एक्स कैसा आया, पॉजिटिव आया, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया तो फंक्शन कैसा बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसका, डी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ। नाउ तो बात करते हैं आगे, है ना, इसका ऑप्शन चेक करते हैं, एसीडी, शायद एसीडी था, जितना अपना ध्यान रख रहे थे, एसीडी, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके अच्छा, एक और प्रॉब्लम इसी वाले डीपीपी में, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक और बढ़िया प्रॉब्लम, थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक। समझो, ताकि आपका इस वाले पार्ट में थ्योरी ऑफ इक्वेशन या फिर आप कहें इनइक्वालिटी या फिर लोकेशन ऑफ रूट्स आप ढंग से कर सकते हो। समझिए क्या क्या दे रखा है। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, px हमारे पास एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x सच दैट कि ये वाला वैल्यू जीरो आ रहा है। q क्या दे रखा है, दिस इज सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x सच दैट ये वाला पार्ट जीरो आ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n निकालना है सच दैट कि p यूनियन q हैज थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट, p यूनियन q में कितने आने चाहिए, तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है।
तो हमने क्या लिखा, पहला क्वाड्रेटिक लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस ऑफ टू इंटू एन प्लस वन बराबर जीरो। ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। ओके, दूसरा क्वाड्रेटिक एन माइनस वन एक्स स्क्वायर एन एक्स प्लस का वन बराबर जीरो। अब देखो क्या तरीका है, या तो पहले आप इसके रूट निकालो, है ना। अब रूट निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक बात समझो आप, अच्छा स्टूडेंट देखो, इस बात पॉइंट को अगर आप समझे तो इस वाली क्वेश्चन में पहले आपको रूट निकालना कि थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, मतलब इसके रूट आ रहे हैं, इसमें दो वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगे, दो वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगे, जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो तीन ही एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है ना। अच्छा, इस वाली क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से अगर आप गौर करें ना, इसमें अगर मैं x बराबर अगर दो पुट करता हूँ, दो पुट करने से क्या बन रहा है, यहाँ तो 4 बना, 2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2n माइनस टू माइनस का 2n माइनस का 2 बराबर जीरो। तो 2n और 2n तो कैंसिल हो गया, माइनस 4 तो जीरो बराबर जीरो है। मतलब क्या कर रहा है, x बराबर 2 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 2 इसका एक रूट हो जाएगा, मतलब एक रूट इसका 2 आ गया, ठीक है। दूसरा रूट मान लो बीटा मान लेता हूँ, तो बीटा मानने के बाद में कितना आ जाएगा, माइनस टू इंटू एन प्लस वन, ये है, ठीक है। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 से जब डिवाइड लगा देंगे तो माइनस ऑफ एन प्लस वन आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, समझ में आया कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट तो 2 आ जाएगा और एक रूट आ जाएगा माइनस ऑफ एन प्लस वन, ये आया। कहने वाली बात तो ये क्या सही लिखा है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए ना, ठीक है। अच्छा, इस वाली क्वेश्चंस को भी अगर आप ध्यान से देखें, n माइनस वन और यहाँ पे n प्लस वन, एक काम करो, n बराबर इसमें x बराबर माइनस वन पुट करो, x बराबर माइनस वन पुट करूंगा तो यहाँ n माइनस वन माइनस एन और यहाँ प्लस वन बराबर जीरो, तो जीरो बराबर जीरो आ रहा है। मतलब इसका एक रूट कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस वन आ रहा है, एक रूट इसका अगर माइनस वन आया तो ये दूसरा रूट इसका कितना आ जाएगा, सी बाई ए। तो मान लो प्रोडक्ट ऑफ रूट बीटा मान लेते हैं दूसरा रूट थोड़ी देर के लिए, वन अपॉन ऑफ एन माइनस वन आया, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन ऑफ एन माइनस वन आया। मतलब कहने वाली बात क्या है, नाइन्थ प्रॉब्लम भी बड़ा जोरदार है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स बड़ी जोरदार प्रॉब्लम्स है। अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी करते हो ना, सभी प्रॉब्लम्स को अपने आप से करते हो, इन डीपीपीज को सॉल्व कर लेते हो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो आपको है ना, ये रैंकर है, रैंकर प्रैक्टिस सीरीज, मतलब आपकी एक अच्छी रैंक लेके आ जाएगा इसमें। मतलब आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आने लगेगा और बहुत सारी बातें आप अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ना चलो बातें यहीं खत्म करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब समझो, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। मान लो ये पहली वाली जो क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक इन द सेंस इक्वेशन है ना, इसके जो रूट है कितने आ रहे हैं, माइनस टू और एन प्लस वन आया। दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है बराबर जीरो जो लिखा हुआ, इसके रूट कितने आ रहे हैं, एक तो माइनस वन आ रहा है और एक आया हमारे पास में माइनस वन अपॉन ऑफ एन माइनस वन आया, ये आया। अब देखो इसको थोड़ा नीचे से लगा देते हैं पूरा, अब देखो हमारे पास में क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट P यूनियन Q, है ना, यहाँ से ही रूट है, यहाँ से ही रूट है, तो P यूनियन Q अगर मैं जब लूं, इसमें तीन एलिमेंट्स आने चाहिए, तो तीन एलिमेंट्स आने चाहिए, तो एक तो 2 आ सकता है, एक माइनस वन आ सकता है और इन दोनों में से आ सकता है। अब क्या होना चाहिए कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो देखो संभावना है ना, पॉसिबिलिटी वन कि भाई ये तीसरा वाला जो रूट है ये बराबर हो जाए, तभी तीन एलिमेंट आ सकते थे, ठीक है। मतलब हमारे पास में जो रूट्स आ रहे हैं, मैं एक बार लिख देता हूं ना, इसको यहां से समझिए बहुत ध्यान से ना, क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी कि एक रूट आ रहा है हमारे पास में n प्लस वन, एक रूट आ रहा है माइनस ऑफ n माइनस वन, ये P यूनियन Q है, इसमें चार एलिमेंट आ रहे हैं। अब उसने बोला है कि P यूनियन Q में 3 एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं।
पहली संभावना कि ये दोनों बराबर हो जाए, पहला केस। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो P यूनियन Q में फिर तीन ही एलिमेंट बचेंगे, n माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, n स्क्वायर माइनस वन हमने यहाँ लिखा बराबर वन लिखा, और n बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ रूट टू आ गया। ठीक है, पहला पूछना क्या चाह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n निकालना है ना, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n निकाल, n की ये दो वैल्यू जा सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये वाला जो नंबर है ना, इस वाले नंबर को पकड़ा पहले मैंने ना, ये वाला नंबर इसके बराबर हो सकता है, या फिर इसके बराबर हो सकता है, या फिर इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही चले ना। अब मैंने पकड़ा माइनस ऑफ n प्लस वन को पकड़ा हमने, या तो ये माइनस वन के बराबर हो सकता है या फिर ये टू के बराबर हो जाए। ठीक है, मान लो जब ये माइनस वन के बराबर हुआ तो n माइनस वन तो ऐसे कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू जीरो आ गया। मान लो ये नंबर जब इसके बराबर हुआ तो n प्लस वन बराबर कितना आया, माइनस का टू आया, और n का वैल्यू कितना आया, माइनस का थ्री आया। ये आया ना, एक संभावना तो ये हो सकती है हमारे पास में। ठीक है, तो यहां से कितना है, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। अब क्या हो सकता है, इस नंबर को पकड़ा था तो हमने तीनों के बराबर कर दिया, तो यहां से दो केस है, यहां से एक है, यहां से एक केस है। अच्छा, अब इस नंबर को पकड़ते हैं। अब ये नंबर इसके बराबर तो हम कर चुके, अब इन दोनों के बराबर और कर देते हैं। तो माइनस वन अपॉन ऑफ n माइनस वन का वैल्यू आपने या तो माइनस वन लिया या फिर टू लिया, तो यहां से क्या होगा, माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा, n माइनस वन बराबर वन आएगा और n बराबर एक टू आ जाएगा। एक तो ये जब माइनस वन लेके चलेंगे तो, और n माइनस वन बराबर इसको डिवाइड किया तो माइनस का हाफ यहाँ से आया, और प्लस का वन, तो n का वैल्यू हाफ यहाँ से आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यूज, एक वैल्यू ये आया, एक वैल्यू ये आया, एक वैल्यू यहाँ से आ गया तीन, एक वैल्यू चार यहाँ से आ गया, और दो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आया, छह वैल्यूज आया। ठीक है ना, तो हमने क्या क्या बोल दिया आप लोगों को। एक संभावना तो ये हो सकती थी कि ये दोनों नंबर आपस में बराबर हो जाए, नहीं आपस में नहीं, यही से समझते हैं, n प्लस वन। ठीक है, या तो इसके बराबर हो गया, एक केस हमने ये लिख लिया, यहाँ से दो वैल्यूज आई, n प्लस वन को इसके बराबर किया और इसके बराबर किया तो दो वैल्यूज यहाँ से आई। ठीक है, ये दो केस हो गए। और हमारे पास में जब ये इसके बराबर आ जाए तो भी P यूनियन Q में थ्री थ्री एलिमेंट आ सकते हैं ना। अच्छा, और संभावना क्या हो सकती है, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल सेवन आंसर्स आएंगे ना इसमें। एक और कोई केस अपना बच रहा है ना, क्या और क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई हमारे पास में कि माइनस n प्लस वन तीनों के बराबर है। ठीक है, एक और इक्वेशंस देखते हैं। n बराबर वन पर ये जीरो बन जाएगा, n बराबर वन कहीं आ रहा है क्या अपने केस में, जीरो यहाँ आ रहा है, माइनस थ्री यहाँ से आ रहा है, इतना आ गया। अच्छा, एक और पॉइंट समझो, देखो एक और केस ये जो रह जा रहा है ना कि n बराबर वन हो सकता है कि नहीं हो सकता। n बराबर आपने वन यहाँ रखा, n बराबर वन रखने से क्या होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक उसने बोला ही नहीं क्वाड्रेटिक है,
उसने बोला इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर n बराबर 1 है, n बराबर 1 है तो यहाँ से कितना है, x प्लस 1 बराबर 0 आया, x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आया, एक रूट तो यहाँ से आया। n बराबर अगर मैं 1 यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ तो x स्क्वायर आएगा, n बराबर 1 पुट करने पे 0 हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स आएगा, n बराबर 1 पुट कराएंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, प्लस माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू यहाँ से है, दो वैल्यू यहाँ से है, तो कितना आ जाएगा, p यूनिट क्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो n बराबर 1 भी पॉसिबल होगा। तो भैया हमारे पास जो n की वैल्यूज आई तो वो ये सारी वैल्यूज आई। टोटल वैल्यूज कितनी हो गई भाई, 6 वैल्यूज तो यहाँ से आ गई, 2 यहाँ से काउंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 और एक वैल्यूज हमारे पास यहाँ से आई, ना टोटल 7 वैल्यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n कितना आ जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, इसका आंसर सही है, मुझे याद है ना, डोंट वरी। ओके क्लियर ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया ना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9th और 10th की। और क्वेश्चन नंबर 9th और 10th फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा काम भी आ गया एक। क्वेश्चन नंबर 9th ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10th, तो ठीक है दोनों समझते हैं ना, सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। के एलिमेंट आर 4 डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर इन स्पेस। पहली बात तो ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, 4 वेक्टर दे रखे हैं स्पेस के अंदर। तो 4 वेक्टर अगर स्पेस में दे रखे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक वेक्टर को आप रिमेनिंग 3 वेक्टर्स में लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हैं ना, ये बात आपको पता होना चाहिए, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आगे हमें क्या दे रखा है, के डॉट एल, एल डॉट एम डॉट एन डॉट, ऐसे करके इनका सबका वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस ये दे रखा है। के डॉट एन कैन बी एक्सप्रेस, तो के डॉट एन का वैल्यू ऐसे पूछा गया है। नाउ अब हमसे पूछा गया है कि के डॉट एन फाइंड आउट करना है ना, ठीक है, बढ़िया प्रॉब्लम है ये भी ना। के डॉट एल, एल डॉट एल डॉट ऐसा कुछ दे रखा है, तो मैंने पहला काम क्या किया, एल बराबर लिखा, किसी भी एक वेक्टर के बराबर लिखता हूं, तो मैंने एल बराबर लिखा एम एक्स टाइम्स ऑफ एम वेक्टर, ठीक है, वाई टाइम्स ऑफ एन वेक्टर प्लस जेड टाइम्स ऑफ के वेक्टर, कुछ ऐसा लिखा हमने। एन डॉट के मुझे फाइंड आउट करना है, तो लेट मान लेते हैं इसकी वैल्यू अल्फा मान लेंगे ना, इसको फाइंड आउट करना है। अब देखो मैंने क्या किया, इसको एल के साथ डॉट लिया, एल के साथ अगर मैं इसको डॉट लूंगा, एल के साथ अगर डॉट लिया तो एल डॉट एल बना, एल डॉट एल का वैल्यू 1 आ जाएगा, एक्स इंटू एल डॉट एम बना, एल डॉट एम का वैल्यू -1/11 आएगा, प्लस साइन वाई, एल के साथ डॉट ले रहे हैं, एल डॉट एन का वैल्यू भी कितना आ रहा है, -1/11 आया, प्लस जेड इंटू एल डॉट के का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, -1/11 आया, ये है, ठीक है। एल डॉट एल के साथ हमने डॉट लिया ना, तो यहां से एक्चुअली में आया कितना, x प्लस वाई प्लस जेड, एल डॉट एम, एल डॉट एन और एल डॉट के, एल डॉट एम, एल डॉट के और एम डॉट के, है ना, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, -11 आया, ठीक है, जब l के साथ डॉट लिया। अब एक काम करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को मैं m के साथ डॉट लेता हूं, m के साथ जब डॉट लेंगे तो मैं इसे यहां लिख रहा हूं, एल डॉट एम बनेगा तो ये तो बनेगा -1/11, m के साथ डॉट ले रहे हैं तो x इंटू यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस y इंटू यहाँ -1/11 आ जाएगा, प्लस z इंटू यहाँ आ जाएगा -1/11, ठीक है, ये आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, 11x माइनस वाई माइनस जेड, यहां से हमने ऐसे लिखा, एलसीएम ले लिया ना, और यहाँ -11 लिखा, ओके, ठीक है, यहां तक की बात तो समझ में आई। अच्छा इन दोनों से एक बात और समझ में आती है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, यहाँ कितना आएगा, गलत लिख दिया मैंने, 11x यहां से आया, प्लस माइनस का y आया, माइनस का z आया, और यहाँ -1 आएगा, रफ होने देते हैं,
कितना आ जाएगा, -1 आ रहा है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से एक बात तो ये समझ में आई कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो जोड़ने से 12x बनेगा बराबर -12 बना, तो मतलब x का वैल्यू तो -1 आ गया, और x का वैल्यू अगर माइनस, तो y प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, ये बात मुझे मालूम चला। अच्छा, मैंने क्या किया, सिक्वेंसली इसको n के साथ डॉट लिया, तो l डॉट n कराएंगे तो -1/11 बना, n के साथ डॉट ले रहे हैं तो x इंटू m डॉट n का वैल्यू कितना आया, -1/11 आया, प्लस, तो n के साथ जब डॉट लेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, प्लस साइन, n के साथ में डॉट ले रहा हूँ, n के साथ में n डॉट किया है, n डॉट का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना था, मान लिया इसका वैल्यू मैंने अल्फा मान लिया। ठीक है, ये रहा हमारे पास टर्म। अच्छा, अगर इस वाले पार्ट को समझे, आपने क्या किया, n के साथ में डॉट लिया है, तो यहाँ तो आ गया -11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -x तो यहाँ रखा हमने, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि -x यहाँ से आ जाएगा, प्लस का y यहाँ से आया, सॉरी 11y और 11z अल्फा आएगा। एक सेकंड बच्चों, ना थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गया है, सिस्टम भी थक गया है ना। प्लस का 11y यहाँ से आ जाएगा, और प्लस का 11z अल्फा, ये आ गया ना, फाइनली हमारे पास ये आया, -1 यहाँ से आ गया, -x यहाँ से आया है ना। हमने देखिए n के साथ डॉट लिया तो l डॉट n का वैल्यू इतना आ जाएगा, m डॉट n का वैल्यू आ गया, y n डॉट n यहाँ से, n डॉट के अल्फा यहाँ से आ जाएगा, x का वैल्यू -1 है, -1 जब मैं यहाँ पुट कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो +1 तो समझ लेंगे ना, यहाँ तक की बात हमें चलो समझ में आई, एक बात तो मैं ही समझ में आया। अब मुझे करना क्या, अल्फा निकालना है, x का वैल्यू -1 है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, x का वैल्यू -1 में यहाँ पुट करता हूँ, -1 तो यहाँ लिखा हुआ है, माइनस माइनस हो जाएगा +1, प्लस का 11 y इंटू जेड, ठीक है, 11 इंटू वाई, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, 11 इंटू वाई यहाँ से लिखा, और यहाँ से कितना 11 जेड अल्फा है ना, ये अल्फा जेड, तो जैसे लिख लिया हमने, तो यहाँ से कितना है 11y प्लस का 11 यहाँ से लिखा अल्फा जेड, ऐसे लिख देता हूँ, बराबर में कितना आ जाएगा, इसको उधर लेके जाऊंगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, मतलब अगर आप समझें बात को तो y और z में कंडीशन ही आई और y और z में कंडीशन यहाँ से आई, बट अल्फा तो फिर भी यहाँ से नहीं निकल रहा है ना, मतलब मुझे कुछ और कंडीशंस चाहिए, कुछ और कंडीशंस चाहिए, तो अब क्या तरीका लगा सकते हैं वो समझो। तो हमारे पास में वेक्टर्स में क्या है, वेक्टर से चलते हैं ना, यही कुछ हेल्प करेगा। एल वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल वेक्टर बराबर एक्स का वैल्यू -1 आया, -1 आया तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, एम वेक्टर है ना, ये एम वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, वाई एन का वैल्यू, वाई का और जेड का वैल्यू आया नहीं हमारे पास कुछ भी, इससे एक रिलेशन निकल के आया वाई और जेड में, वाई टाइम्स ऑफ एन वेक्टर प्लस जेड टाइम्स ऑफ के वेक्टर्स, कुछ ऐसे लिखा। तो वाई और जेड में एक रिलेशन है और मुझे इतना पता है कि एल डॉट एम, और एक काम करते हैं ना, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एल वेक्टर माइनस ऑफ वाई टाइम्स ऑफ एन वेक्टर और एम टाइम्स ऑफ जेड प्लस के वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। एम डॉट के पता ही है ना, और सबके सभी कैसे यूनिट वेक्टर्स है ना, इन सबका मैंने मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा। हाँ, ये सभी कैसे डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स है ना, तो डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √(L²), तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से अगर देखें तो y² n² तो 1 आ जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ y, हम यहाँ से लिखेंगे L डॉट n का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो y² m² का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, z² k², तो यहाँ से z² यहाँ से आ जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ
जेड यहाँ से लिखेंगे हमने, एम डॉट के का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/11 आया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने स्क्वायरिंग कर दिया, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर तो यहाँ से आया, प्लस का कितना आ जाएगा 2y/11 यहाँ से आया, जेड स्क्वायर यहाँ से लिखा हुआ है माइनस का 2z/11 यहाँ से आया, इसको इधर ले गया, इसको प्लस का रखा, इसको माइनस का रखा, ठीक है ना। ना अब समझे बात को, देखो वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का 2/11 हमने यहाँ रखा, वाई प्लस का जेड बराबर 0, इसके फैक्टर्स हो रहे हैं वाई प्लस जेड, तो हमने फैक्टर किया तो वाई प्लस जेड तो यहाँ कहीं आया, तो ये कितना आ जाएगा, वाई माइनस जेड प्लस में कितना आ गया 2/11 बराबर 0 आया, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दी है शायद मैंने ना, x का वैल्यू -1 था ना, तो यहाँ -m वेक्टर आ रहा है, सॉरी ना, -m वेक्टर आया, तो यहाँ -m वेक्टर था, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ गलती होकर चल रही है एक, ये मैंने क्या कई बार किया हुआ है ना, तो मुझे मालूम चल जाता है ना कहाँ दिक्कत गई है ना, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, और बाहर क्या होगा, वाई माइनस जेड कॉमन आएगा, अंदर वाई प्लस जेड बचेगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कुछ है। अच्छा, वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास में, -10 आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट तो कभी 0 होगा ही नहीं जो हमारे पास है, तो मतलब यहाँ से कितना निकल गया है, तो वाई बराबर जेड आ जाएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अच्छा, वाई बराबर अगर जेड यहाँ से आया, तो वाई बराबर जेड है, तो वाई और जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 आ गया। ठीक है, अब वाई और जेड का वैल्यू अगर मुझे मालूम चल गया, तो मैं यहाँ इसको वैल्यूज को यहाँ पुट कर दूं, तो वाई का वैल्यू मुझे पता है -5, जेड का वैल्यू मुझे पता है -5, अल्फा का वैल्यू ही तो निकालना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -55, -55 को इधर लेके गए तो प्लस का 55, तो ये तो आ जाएगा 53। ठीक है, 11 यहाँ लिखा हुआ है, अल्फा का वैल्यू -5 डाला आपने, सॉरी जेड का वैल्यु, ये आ जाएगा -55, डायरेक्टली लिखते थे ना, -55 अल्फा, अल्फा बराबर कितना आया, -53/55 आया। ठीक है, तो -a/b, तो a प्लस बी का सम आपसे पूछा हुआ, दैट इज कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यही आंसर और सही भी है ना, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया है ना ढंग से ना, थोड़ी मेहनत लगी इसमें ना, क्योंकि इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं था, इस सवाल को, हर एक सवाल में कुछ खास बात थी। जैसे लास्ट वाला सवाल 10वां है ना, है तो बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, बट इसको सॉल्व करने में और ध्यान देने में, सॉल्व करते टाइम ध्यान देना बहुत जरूरी है, गलतियां कर जाते हैं, समझो बात को। इस सवाल को बहुत बढ़िया से